हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाए इस चैप्टर का। ठीक है, हम बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज है, हम इस चैप्टर से पहले वाली चीज पे जाते हैं, टॉपिक पे, जो कि हमारा यूनिट था मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स में क्या होता था उसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इस स्टडी को दो तरीके से करते हैं। एक तो बिना वजह जाने मोशन क्यों हो रहा है ये नहीं जानते हैं, मोशन कैसे हो रहा है, और दूसरी जानेंगे मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है ये हमारा पहला चैप्टर था, काइनेमेटिक्स, पढ़ चुके हैं। क्यों होता है ये बताने के लिए है, हर मोशन के पीछे की वजह जिस यूनिट में देखते हैं हम उसको डायनामिक्स भी कह देते हैं, और हर भाई का जवाब जो मिलता है वो होता है फोर्स। हर मोशन के पीछे की जो वजह होती है वो कौन सी होती है? फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स जो है ये क्या कर सकता है? ये फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, लेट सपोज हमने कई फोर्सेस लगा दिए, F1 F2 F3। अब ये इन फोर्सेस की प्रेजेंस में क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या क्या बदल सकता है? तो भैया इसका स्पीड बदल सकता है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता है, तीसरी चीज इसका स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों ही बदल दे, या कुछ नहीं कर पाया तो इसका शेप तो बदल ही देगा। तो जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज बदल देता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो फोर्स लगते हैं बॉडी पे, ये नेचर में खोजे गए जब, तो चार फंडामेंटल फोर्सेस मिले। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस मिले। ठीक, जो सबसे पहला था वो था ग्रेविटेशनल, दूसरा मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो तीसरा मिला ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस थे, और चौथा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ये दोनों कहां लगते हैं? ये दोनों एटम के अंदर चले जाते हैं, और ये दोनों जो है वो हमें बाहरी दुनिया में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये फोर्स जो है वो बाहरी दुनिया में दिखते हैं, और ये वाले फोर्स उसके अंदर चले जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप जानते हो कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखो तो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन एक साथ बने रहते हैं, कोई वजह तो होगी ना। तो उनको रोकने की वजह जो है कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस से कम जब डिस्टेंस करते हो तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स में बदल जाता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये इतने ज्यादा होते हैं कि थोड़े बहुत भी डिस्टर्ब हुए तो इवन वीक फोर्सेस की वजह से भी आपके रेडियो एक्टिव डिके होने लगते हैं, रेडिएशंस निकलने लगते हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये फोर्सेस काफी बड़े होते हैं, भले ही वीक लिखा है लेकिन ये बड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और ये सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद ये आता है। अब बात आती है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स कैसे अप्लाई करोगे। तो एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने का जो तरीका होगा बेटा, ठीक है, एक बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स के एप्लीकेशन का जो तरीका होगा वो दो तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो आप उसको छू के, बाई कॉन्टेक्ट, भैया आपको धक्का देना है, आपने सीधा सीधा जाके बॉडी को छू के धक्का लगा दिया।
तो एक फोर्सेस होते हैं बाय कांटेक्ट और एक होते हैं बाय फील्ड। एक किससे लगते हैं? फील्ड के थ्रू लगते हैं। फील्ड के थ्रू माने बिना छुए, जैसे आपको धरती खींच रही है, आपने एक पेन को ऐसे छोड़ा, पेन नीचे की तरफ गया, अपने आप खींच रहा है, तो धरती उसको छू नहीं रही थी लेकिन अपनी तरफ खींच रही थी। वो किस वजह से होती है? धरती ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया और उस फील्ड में उसके ही मतलब की चीज एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगती है। ठीक है, और ये जो है वो जनरली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक, एक होता है मैग्नेटिक। भैया बिना छुए आप फोर्स लगा सकते हो। हमने आपके पेट पे चुंबक बांध दी, यहां से हम दूसरी चुंबक लेके आए, आपकी तरफ चुंबक करेंगे तो आप या तो अपनी तरफ खींचोगे या दूर की तरफ जाओगे। तो इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटिक होता है। तीसरा पृथ्वी भी खींचती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। छू के कौन कौन से फोर्सेस लगाए जाते हैं? सबसे पहला होता है नॉर्मल, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन भी कह देते हो, इसको इन शॉर्ट कैपिटल एन से दिखाते हैं। भैया ये पुश होता है, हमेशा जब भी कभी आप धक्का देते हो तो परपेंडिकुलर के अलोंग एक फोर्स लगता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हो। दूसरा होता है, ठीक है, नॉर्मल के बाद जब आप खींचते हो तो रस्सी की मदद से खींचते हो, उससे क्या लगता है? टेंशन टी। ये हमेशा खींचने वाला फोर्स होता है। तीसरा जो फोर्स लगता है वो होता है भैया स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग की लेंथ घटा दोगे तो वो पुश करेगी और स्प्रिंग को खींच दोगे तो वो पुल करेगी। ये एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स होता है। चौथा फोर्स होता है जब आप किसी चीज को जमीन पे खींचने की कोशिश करते हो तो ड्यू टू इंटरलॉकिंग वो अपनी सरफेस से मूव करना बंद करने की कोशिश करती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसको स्मॉल एफ एस से दिखा देते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, एस से नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, छू के और कांटेक्ट से। तो भैया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक थोड़े टाइम बाद देखेंगे, अभी हमें क्या देखना है? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है और ये 4 फोर्सेस देखने हैं। ठीक है, तो अगर हम इन शॉर्ट कहें आपसे तो किसी भी बॉडी को चलाता कौन है? फोर्स। और वो किसी बॉडी पे कैसे काम करते हैं? छू के काम करते हैं और बिना छुए काम करते हैं। बिना छुए अभी हमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स से वास्ता है, और छू के जो फोर्सेस लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं? नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। अब आपको ये देखना है कि ये फोर्सेस एक बॉडी को किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है, या इन फोर्सेस का किसी बॉडी पे क्या असर होगा। तो आपको सबसे पहले तो एक ऐसा डायग्राम बनाना होगा जिसपे ये फोर्सेस दिखें, क्योंकि जब आप सब फोर्सेस को देख लोगे तभी तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि क्या हो रहा है, फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या इनका असर है। ये सारी चीजें देखने के लिए एक डायग्राम बनता है जिसको बोलते हैं हम इन शॉर्ट एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो अगला है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। एक डायग्राम बनाना होता है जिसपे सारे फोर्सेस दिखें, और वो भी कौन से? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल अभी बता दे रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले बता दे रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इन शॉर्ट में एफबीडी। इस पे, ठीक है, इस पे लिख ही दे रहे हैं अ डायग्राम which shows all external forces acting on a isolated body। बॉडी और सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाने वाला डायग्राम बोलता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना चाह रहे थे, चलो एक चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक इंसान जमीन पे खड़ा था और वो अपने ऊपर एक बक्सा ला देता। अब इस इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहला तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आप इंसान को अलग कर लो, इंसान को अलग ले आओ, ले आए, अलग उठा लिया, उठा लिया अलग। अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे।
सबसे पहला तो आपको जो लगाना होता है वो लगाना होता है वेट। आप आदत में डाल लो कि कभी भी कोई भी एफबीडी बनाओगे तो सबसे पहले कौन से फोर्सेस लगाओगे, फील्ड फोर्सेस, फिर कांटेक्ट फोर्सेस। कहां कहां से लगाता, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह और इसकी सर पे 5 जगह ये बाहरी चीजों के साथ संपर्क में है। तो कितने लगेंगे फोर्स एक्सटर्नल, 5। मतलब कितने वो फोर्स लगेंगे, कांटेक्ट फोर्स 5। कैसे, पहला यहां से लगा दिया N1, नॉर्मल हमेशा पुश करता है, N2, इसके सर पे भी लगेगा एक N3, और ये यहां से पुश कर रहा है N4, ये यहां से भी पुश कर रहा है N5। अब जरा चेक करो, 5 जगह से कांटेक्ट है और एक फील्ड है, 6 फोर्स हो गए। क्या इस डायग्राम में 6 फोर्स हैं? तो ये इसकी करेक्ट एफबीडी हो गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिसकी भी आपको एफबीडी बनानी होती है उसको आप अलग उठा लो और उस पर कॉन्टेक्ट फोर्सेस देख लो कितने कितने लग रहे हैं। ठीक है, एक एफबीडी अब आपको खुद से बनानी है। चलो बनाओ। अच्छा, एम की हमारी आदत है कि हम इसको अलग उठा लेते हैं, आपको भी अलग उठाना है। अलग उठा लो इसको, बाहर बाहर उठाओ। पहले एफबीडी बनाना सीखो, फिर उसके बाद आप आगे सवालों पे पहुंच पाओगे। बनाओ इसकी एफबीडी, फटाफट बनाओ। बनाओ जल्दी से एफबीडी, बनाओ बनाओ बेटा। यस सर, बन गया। बन गया? यस सर। चलो देखो, एक बार बताओ, सबसे पहली चीज तो हम इस पे वेट लगाएंगे। वेट की आदत होती है कि वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, वेट तो मतलब वेट को इसलिए इज्जत नवाज देते हैं हम इसको, सबसे पहले इसीलिए ये वाला फोर्स लिखते हैं क्योंकि ये हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो सबसे पहले वेट लगा दिया mg। फिर उसके बाद ये कितनी जगह से कांटेक्ट में है, एक यहां से, एक यहां से, बाहरी दुनिया के संपर्क में इन 2 जगह से है। तो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है तो पुश मिलता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल कैसे लगेगा, एक तो यहां से लगेगा और एक यहां से लगेगा, एक यहां से लगेगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यही बना लो, बाकी चीज डॉट 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 लाइन से बना लेना। तो इस लाइन के अलोंग लगेगा। अब फोर्सेस वेक्टर अगर एक जगह से शुरू होते हैं तो उनको जोड़ना घटाना थोड़ा इजी होता है, इसीलिए हमने इसको इधर से लगा दिया। ये आया N1, 2 नॉर्मल है ना, इसको इधर की तरफ लगा दिया N2। ठीक, बन गए। एक बात आपको और बता दें, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, बड़े काम की चीज है कि mg और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल थीटा होता है। अपने शब्दों में लिख लो, एंगल बिटवीन n and mg is theta for inclined plane। ये बड़े काम का है। ठीक है, बड़े काम की चीज है कि n और mg के बीच का एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कुछ मिले, जैसे ये है नॉर्मल, हाँ या ना, और ये mg की दिशा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर यहाँ थीटा होता तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना था। ये वाला एंगल अगर थीटा था तो ये n है इसकी और ये mg है, ये वाला एंगल थीटा हो जाता। ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता। अब बताओ, एंगल वगैरह भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, हमने बोला रिकॉर्डेड चले जाएंगे तो एक बच्चा भाग गया, सोचा रिकॉर्डेड देख लेंगे। अरे महाराज देखो यार, लाइव देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। अब एक आध क्वेश्चन और दें इसी का, एफबीडी बनाने का, या बनने लगे एफबीडी, बनने लगे एफबीडी? यस सर। चलो ठीक। यस। अब देखो, अच्छा टेंशन लिखनी आती है सबको?
यस सर। टेंशन नहीं आती हो लिखनी, हम आप सिखा दे रहे हैं। चलो टेंशन कैसे लिखते हैं इसको भी सीख लो। देखो टेंशन लिखने का तरीका है, देखो जो भी आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स मिलेंगी उनमें रस्सी और पुली दोनों ही आइडियल होंगे। रस्सी और पुली अगर आइडियल हैं बेटा, तो रस्सी और पुली के आइडियल में खास बात ये होती है कि ये मासलेस होते हैं। रस्सी की बात है अगर इनएक्सटेंसिबल है और फ्लेक्सिबल है, और पुली आइडियल का मतलब होता है ये कैसी है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, चलो तो अब अगर हम बात करें टी हर स्ट्रिंग में लिखना है, तो इसका एक तरीका होता है बेटा कि अगर कहीं यहां पे टेंशन, एक रस्सी में टेंशन हर जगह क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग पुली सिस्टम। ठीक है, will be same for throughout the string। ठीक है, throughout the string। ठीक है, throughout the string जो है वो टेंशन सेम रहेगी रस्सी में। तो अगर यहां और यहां टी है तो ऊपर कितनी हो जाएगी, T1 की वैल्यू हो जाती है 2T। आप ये चीज को थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब हम आपको एक डायग्राम दे रहे हैं। देखो जो लोग नए हैं, थोड़ा सा 11th का हल्का सा उनका कमजोर था, आप ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं इन्हें जरूर के जरूर बनाओ, क्योंकि अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो समस्याएं थोड़ी गड़बड़ाती रहेंगी। ठीक है, समस्या आती रहेगी, तो बेटर है आपको जो डायग्राम यहाँ बताए जा रहे हैं उन्हें आप जरूर बनाओ। ये है चलो म्यूट कर लिया करो आवाज बेटा। चलो देखो ये है स्मॉल एम, ये है कैपिटल एम, एक जगह पे टेंशन हमने लिख दी टी। देखो बेटा टेंशन थोड़ा सा बता दें आप लोगों को, टेंशन उसी जगह लिखी जाती है जहां या तो रस्सी खत्म हो रही हो या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो यहाँ रस्सी खत्म हो रही थी इसीलिए यहाँ पे लगी, और टेंशन ऐसे लगती है कि वो हमेशा खींचने का काम करती है। ठीक है, वो खींचती है, तो इसने यहाँ पे लगी, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा टी, यहाँ बनेगी, एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सब जगह सेम रहेगी, बन गई टेंशन। ठीक है, बनी कि नहीं बनी। अब यहाँ पे खींच रही, यहाँ पे भी खींच रही, यहाँ पे चारों तरफ खींच रही है, यहाँ टी, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, यहाँ दोनों तरफ से खींच रही है तो 2T, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा 2T, यहाँ कितना आएगा 4T। फिर ये आगे चलता चल, अबे अब तुम्हें करना है, करो पूरा खुद से करो, यहां से देखना नहीं है आपको, पूरा के पूरा खुद से करना है। चलो करो फटाफट, तो खुद से ड्रॉ किया इसको, सबने किया। यस सर। ये डायग्राम भी बनाना है पूरा खुद से और इसको सॉल्व भी करना है। एक बात का ख्याल रखो, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इस डायग्राम को आप बहुत खूबसूरत बनाओ, स्केल से खींचो, एकदम पुली गोल होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये एक मैकेनिकल है, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इस तरीके की पुली बुली लगी है। ठीक है, तो इस डिवाइस में आपको ये मेंटेन रखना है कि ये ऐसा बने, ये चलता हुआ दिखे, फालतू के इधर काट दिया उधर काट दिया कहीं से कुछ कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, हमने ये दिया था कि आपको हर पुली में हर रस्सी में टेंशन ड्रॉ करनी थी, आपने यहाँ टी बना दी, यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे। इसके बाद यहाँ और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक ही रस्सी है 40, यहाँ कितनी हो जाएगी 80। सारी रस्सियों में आपने टेंशन ड्रॉ कर ली, समझ में आई? अरे बोलो यार, नहीं आया? यस सर, आ गया। चलो ठीक, आगे बढ़े। अब देखो टेंशन वगैरह आपने लिखना सीख लिया है,
अब हम आते हैं कि ये फोर्स काम कैसे करते हैं। तो ये फोर्स जो काम करते हैं वो बताया न्यूटन साहब ने अपने 3 लॉ से। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से इनने 3 लॉ दिए न्यूटन साहब ने। सबसे पहला लॉ दिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, हम आपको नोट्स भेज देंगे, ज्यादा सही है, यहां हम लिखा नहीं रहे, केवल बता दे रहे हैं। आप सब जानते हो कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहती है, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या हर बॉडी अपनी स्टेट में चेंज को रजिस्ट करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया पहला। जो दूसरा होता है, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, दूसरे को हम अभी थोड़ी देर बाद बता दे रहे हैं। तीसरा जो है वो होता है एक्शन रिएक्शन। पहला लॉ कहता है किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता होगी। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो तो आपको उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझे? ठीक है। दूसरा लॉ कहता है, दूसरे पे भी पहुंच रहे हैं, तीसरा लॉ कहता है कि आप उस बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी पलट के आप पे एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, इनको एक्शन रिएक्शन कहते हैं। एक्शन रिएक्शन वाला होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है कि जो भी आपका नेट फोर्स लगा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाता है। पी को जब एम पी रखा तो क्या आ गया, एम इंटू ए वेक्टर। ये 3 लॉ हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्या अगर आप कहोगे तो बेटा हम इनको डिटेल में बता के लिख देंगे। बोलो, बताना है क्या या ये आप जानते हो? ठीक है, चलो एक काम कर ले रहे हैं, एक एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। फर्स्ट लॉ का एक एग्जांपल बताओ। बोलो, हम नाम नाम ले लेके पूछ रहे हैं। सबसे पहले दीपांशु, आपकी बारी। फर्स्ट लॉ का एक एग्जांपल बताओ। फुटबॉल। अरे कैसे फुटबॉल है बताओ, मुस्कान बताओ फुटबॉल कैसे है। बोलो, साउंड को अनम्यूट करो और बताओ। सर जब तक वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक हम उसे किक नहीं करेंगे वो मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, किक से एक फोर्स दिया। ठीक है, अच्छा देखा होगा आप लोगों ने, आम के पेड़ से जब आम तोड़ते हैं तो पेड़ को ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो आम रेस्ट पे रह जाता है, पेड़ की डाली आगे की तरफ जाती है और उससे झटका लगता है और वो टूट के गिर जाता है। ठीक है, आप चलती बस से जब उतरते हो तो आप अगर अचानक से उतर जाओगे तो नीचे वाले पैर रेस्ट में आ जाएंगे और आपका शरीर, क्योंकि बस के साथ आप उतरे थे, तो मोशन में रहेगा और आप गिर जाओगे। या आप बस में बैठे हो, बस अचानक से चल देगी तो जो हिस्सा बस के साथ जुड़ा था वो मोशन में आ जाएगा और ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा। पीछे क्या चला जाएगा, ये वहीं रहेगा, बस आगे चली जाएगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फर्स्ट लॉ के। थर्ड लॉ का एग्जाम्पल बताओ कोई। चलो, कौन बताएगा? स्विमिंग। क्या? स्विमिंग। स्विमिंग। स्विमिंग, वेरी गुड। स्विमिंग में कैसे थर्ड लॉ लगता है? सर हम वाटर को पीछे पुश करते हैं, वाटर हमको आगे पुल करता है। हाँ, वाटर भी आगे पुश करता है, पुल नहीं करता। हाँ, ठीक है, आप वाटर को पीछे पुश करते हो, वाटर आप पे आपको आगे पुश कर देता है। चलो गुड। ठीक है, और कोई? पुश एक फोर्स है। ठीक है, अगला बताओ, कौन बताएगा? निखिल। सर थर्ड लॉ का एक, हाँ थर्ड लॉ का बताना है। हाँ हाँ। सर किसी को हम एक थप्पड़ मारते हैं तो वो उल्टा हमें रिएक्शन में थप्पड़ मारता है। अच्छा और मान लो नहीं मारा तो? ये तो होगा सर हमेशा ये। कहता है, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के, ठीक है, हर एक्शन के खिलाफ, मतलब साथ में, ठीक है, एक ऑपोजिट रिएक्शन भी लगती है। ठीक, मान लो नहीं लगी तो यहाँ थर्ड लॉ फेल हो जाएगा। अबे सुनो, फिजिक्स में उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिन्हें मेजर कर सकें। ठीक है, फिजिक्स में इमोशनल फोर्स नहीं होते हैं। ठीक,
फर्जी बात करते हो, हम मारेंगे घंटा, वो हमें भी मार देगा। चलो आगे बढ़ो और बताओ। अंशिका तुम बताओ, थर्ड लॉ आराम का। आराम बोला, आवाज फोन लगाए। चलो अंशिका बताओ। सर जब हम थप्पड़ मारते हैं तो सर हमारे हाथ में भी तो लगती है, तो सर हाँ वो ये एक्शन है, रिएक्शन यहाँ है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। जितना थप्पड़ मारते हैं तो जितने फोर्स से हमारा हाथ दूसरे के गाल को पुश करता है, उतना ही फोर्स उसके गाल से हमारे हाथ पे भी लगता है। वेरी गुड, यहाँ है थर्ड लॉ। ठीक, चलो और बताओ एक आध एग्जांपल। चलो ईशा तुम बताओ। बोलो। Ball hit the wall. क्या बेटा? उत्कर्ष बता रहे हो, हाँ बताओ। Ball hit the wall. अच्छा, दीवार पे बॉल का मारना है, इसमें कहाँ थर्ड लॉ लगता है बेटा? सब बॉल को जब दीवार पे मारते हैं, तो कहाँ थर्ड लॉ कहाँ लगता है? जब हम चलते हैं तो ग्राउंड भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। हाँ ठीक। चलो सर्वोत्तम, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी बेटा, बताओ। सर रॉकेट रिपल्शन वाले केसेस में। ठीक है, सब जगह लगता है बेटा, कहीं पे भी लगता है। सो जब हम बोटिंग करते हैं तो जब बोट पैडल हम पीछे की ओर पुश करते हैं तब वाटर भी हमें उतनी फोर्स से। बिल्कुल बिल्कुल, उधर जो बोट पेडल है उस वहां नहीं लगता है। बोट पेडल में एक्शन रिएक्शन केवल इतना ही है कि जितना बोट पेडल को आपका पंजा पुश करता है, पंजा बोल रहा है, आपका जो शू का जो बेस है, सोल जो है वो पुश करता है, जितना फोर्स है उस पेडल को, उतना ही वो पेडल उस बेस को भी पुश करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये केवल वहीं तक है, इसके आगे की मैकेनिज्म अलग है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर इन शॉर्ट लिखना चाहो तो लिख ही लो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन जो है इसके लिए दो शब्द बता दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखो एक्शन एंड रिएक्शन। एक्स साइमल्टेनियसली on two opposite bodies ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, अब देखो बेटा, ये साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। अब अगर हम आपसे एक बात पूछें, जैसे एक करण का आंसर आया था या शैली का आंसर आया, जब हम चलते हैं तो ग्राउंड भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है। चलो शैली तुम ही बताओ बेटा, आप बताओ कि आप जो है पहले फोर्स लगाते हो या जमीन पहले लगाती है? बोलो शैली, आप पहले लगाते हो फोर्स या जमीन पहले लगाती है? बोलो। सर ग्राउंड पहले लगाती है, अभी तो आगे जाएंगे। तभी आगे जाओगे। ठीक बेटा, चलो अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने लिखा भी था साइमल्टेनियसली लगता है बेटा, एक साथ लगता है। आप भी जमीन पे जिस टाइम पे फोर्स लगाओगे उसी टाइम पे जमीन भी आप पे फोर्स लगाएगी। दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, सेम टाइम पे एक्ट करते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले लगा दिया और जमीन बाद में लगाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे, आप बताना बेटा। एक ब्लॉक रखा था जमीन पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर एक साथ लगता है, अगर हम मतलब फ्रिक्शन जहाँ नहीं, कीचड़ वाली जगह हम चलते हैं साथ में, हाँ। अगर हमने ग्राउंड को पुश किया तो हम गिर जाते हैं, फिर ग्राउंड को उसी अगर फोर्स लगाएगा तो हमको उसमें भी चलना चाहिए ना सर, तो उसमें गिर कैसे जाते हैं हम तुरंत? अभी हम उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं।
अभी Okay, आपको एक सिंपल सी बात बताया हमने, ये लिखा है एक्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। ठीक है, आप ऐसे खड़े थे, चलो कीचड़ वाला एग्जांपल इनका पहले ले लेते हैं। आप ऐसे ऐसे खड़े थे, आपने कीचड़ को पीछे धकेला, ठीक, आपने कीचड़ पे लगाया, एक फोर्स कीचड़ के हिस्से में आया, एक फोर्स आपके हिस्से में आया। ठीक है, आप जिस फोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, आप जिस फोर्स की बात कर रहे हो बेटा, वो इधर से लग रहा है, इधर से mg, इधर से, ठीक है, यस सर, इधर से mg लग रहा था, जमीन से भी लगेगा mg, या यहां से जो जमीन को आपने पुश किया था नॉर्मल से, वही नॉर्मल जमीन ने आपके ऊपर लगा दी। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यस हाँ, यस ये बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, अब अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा था, जिसकी वजह से आप चल रहे थे, आप जमीन को दबाने की वजह से नहीं चल रहे थे, आप जमीन को पीछे घसीटने की वजह से चल रहे थे। याद रखना, आपको जो आगे चलाता है वो पुश नहीं चलाता है। ठीक है, आपको आगे चलाता है वो फ्रिक्शन है। अगर जमीन स्मूथ होगी तो भी आप नहीं चल पाओगे, जैसे आप बता रहे हो ना कीचड़ की, वैसे जमीन पे भी अगर स्मूथ होगी तो आप नहीं चल पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आगे चलाने वाला फोर्स ही नहीं है। ठीक, सिमिलरली अगर हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये mg लग रहा था इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ, ठीक है, जो बताएगा उसकी चॉकलेट पक्की है। ठीक है, ये mg की रिएक्शन क्या होगी? बताओ बेटा। बोलो। चलो, नॉर्मल 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 रिएक्शन, आदित्य का नॉर्मल, शिवानी का नॉर्मल रिएक्शन, और चलो बताओ। बताओ जल्दी से, फिर चॉकलेट मिलेगी। अरे भैया, mg की रिएक्शन क्या होगी? अच्छा, n और mg हमेशा बराबर होंगे? गलत जवाब। n और mg बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। n और mg बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। अबे एक बात बताओ, mg कौन सा फोर्स होता है? कौन सा फोर्स है mg? ग्रेविटेशनल। कौन लगाता है? अर्थ। तो अर्थ ने इस ब्लॉक पे क्या लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अर्थ पे क्या लगाएगा? इसकी रिएक्शन ये है। बात आई समझ में? अगर अर्थ इस ब्लॉक को mg से खींच रही है तो ये ब्लॉक भी अर्थ को mg से ही खींचेगा। बात समझे? अब आ गई समझ में बात? चल ठीक, काफी हो गए। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन देखो, दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं बेटा। आप जो जिस नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के हिस्से में आएगी और दूसरी नॉर्मल रिएक्शन जमीन के हिस्से में चली जाएगी।
ये दोनों बराबर बराबर होंगी ऑलवेज। इस नॉर्मल की रिएक्शन ये वाली नॉर्मल होगी, इस mg की रिएक्शन ये वाली mg होगी। बात आई समझ में? और एक बॉडी के हिस्से में एक ही फोर्स आता है, ठीक है। जैसे इस इंसान के हिस्से में क्या आया, ये F, और कीचड़ के हिस्से में क्या आया, ये वाला F। इस आदमी के ऊपर ये नॉर्मल लगी और जमीन पे ये वाली नॉर्मल लगी। बात आ रही समझ में? तो जो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है वो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड लॉ जो था। सेकेंड लॉ था F इक्वल्स टू ma। इनफैक्ट dp बाई dt था, p को mb रख दिया था तो उससे आ गया था हमारा mdv बाई dt यानी कि ma वेक्टर, ठीक है। तो सेकेंड लॉ है वो, उससे जो निकल के आया था वो क्या आया था, F नेट इक्वल्स टू ma वेक्टर। इसी पे पूरा द्वंद छिड़ा है यार। कभी कोई फोर्स पूछ लेता है, कभी कहीं कोई एक्सेलरेशन पूछ लेता है, कोई फोर्स पूछता है, कोई एक्सेलरेशन पूछता है और चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो देखो बेटा, ये F नेट पहले कहां से निकालोगे आप, FBD से, ठीक है, और ये कैलकुलेट कर लोगे एक, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो कैसे करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को आप एक फॉर्मूले से देख सकते हो, टेक्फी वाले से। टी माने सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टी इन ईच स्ट्रिंग। सबसे पहले अगर रस्सियां हैं तो उनमें टेंशन ड्रॉ करो। कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसके एक्सेलरेशन लिखो, ठीक है। असाइन एक्सेलरेशन से ए आ गया, टेंशन टी से आ गई, ठीक है। सी एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिलेशन अमंग एक्सेलरेशंस, जितने भी एक्सेलरेशन थे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आता है कंस्ट्रेंट से। नेक्स्ट है ड्रॉ FBD। अगला है इक्वेशन। अगर रेस्ट पे है बॉडी या इक्विलिब्रियम में तो F नेट क्या हो जाता है, 0। और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो F नेट इक्वल्स टू क्या लिखना है, ma। इस तरीके से कृपा आ जाएगी, सवाल बन जाएंगे। एक क्वेश्चन देखें, देखा जाए क्वेश्चन। चलो सबसे पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा सिस्टम किस पे रखा हो, रेस्ट पे। तो ना फिर एक्सेलरेशन बनाने ना एक्सेलरेशन के बीच में कोई रिलेशन निकालना है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये सब लोग कर लोगे यार। ठीक, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप फटाफट क्या लिखोगे, टेक्फी टेंशन लिखो। टेंशन कैसे लिखी जाती है, रस्सी में जहां रस्सी खत्म हो रही हो या किसी के साथ कांटेक्ट में हो। एक्सेलरेशन लिखना नहीं है क्योंकि चल नहीं रहा है, जब चल नहीं रहा है तो उनके कंस्ट्रेंट का भी कोई मतलब नहीं। अब FBD बनानी है। FBD M की बनी, नीचे की तरफ लगा mg, ऊपर की तरफ लगा t, FBD बन गई। अब लिखना है इक्वेशन। इक्वेशन देखो, इस पे नेट फोर्स 0 है तो जितने ऊपर फोर्सेस लगेंगे उतने ही नीचे लगेंगे। क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू mg। सेकंड वाला है आपको करना है पूरा। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। कैपिटल M की वैल्यू क्या रख ली जाए,
ताकि सिस्टम रेस्ट में रह सके। ठीक है, क्या रखी जाए कैपिटल एम की वैल्यू ताकि सिस्टम रेस्ट पे हो? करो इस सवाल को, आपको करना है बेटा इसको। देखो बेटा, इसकी पहले सबसे पहले टेंशन लिख ली, ये टेक्फी लिखा, टेक्फी लिखने के बाद सबसे पहले टेंशन लिख ली। एक्सेलरेशन इसमें है नहीं क्योंकि सब रेस्ट पे है, जब एक्सेलरेशन नहीं तो उसके रिलेशन का क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट भी कट। एफबीडी इसकी बनाई स्मॉल एम की, नीचे स्मॉल एम जी टी, टी इक्वल्स टू स्मॉल एम जी, और जब कैपिटल एम की बनाई तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा था, 2t, और नीचे की तरफ कैपिटल एम जी। इक्वेशन लिख दी, दोनों को डिवाइड कर दिया, कैपिटल एम इक्वल्स टू 2 स्मॉल एम। चलो एक क्वेश्चन अब और देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। ये स्मॉल एम ले लो, ठीक। क्वेश्चन अब भी वही है, कैपिटल एम की क्या वैल्यू ली जाए ताकि स्मॉल एम रेस्ट पे बना रहे। कैपिटल एम की क्या वैल्यू ली जाए ताकि स्मॉल एम रेस्ट पे बना रहे। सेवन एम। अच्छा शिवी, आपने पहले भी कुछ लिखा था, चलो देखते हैं कितना आ रहा है। कैपिटल एम की कितनी वैल्यू ली जाए ताकि स्मॉल एम को रेस्ट पे रखा रहे। 7m, देखते हैं 7m, देखते हैं बेटा। देखो ठीक है, अब यहां से कितना आ गया बेटा, 8। कैपिटल एम जी, यहां से क्या आएगा, स्मॉल एम जी। टेंशन लिख लिया, एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट का कोई मतलब नहीं। एफबीडी और इक्वेशन की बारी है। एफबीडी यहीं बना दिए, छोटी जगह थी तो, छोटा था तो यहीं बना दिया, इक्वल्स टू 70, 4 2 6 और 1 7। जब इसकी बनाओगे तो स्मॉल एम जी इक्वल्स टू टी, टी की जगह ये रखोगे तो कैपिटल एम इक्वल्स टू 7m। ठीक है, बात आ रही समझ में? मतलब अगर हम उल्टा सोचें तो ये अगर 7m होता तो 7m केवल m 7m को रोक के रख सकता। ठीक है, तो बुली से थोड़ा फायदा होता है। ठीक है शिवानी, 11m नहीं 7m ही होगा। चलो एक आध और देखे क्वेश्चन। चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें एंगल को तोड़ना होगा। पहले इसको आप अटेम्प्ट करो, फाइंड टी इन द स्ट्रिंग। ये स्मॉल एम है,
इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए टेंशन लिख दो सिंपल, ठीक है, वही टेक्फी वाला रूल लगा लो, ठीक है। इसमें गलतियां नहीं होंगी, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक सीक्वेंस मिल जाती है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो टेंशन, एक्सेलरेशन, कंस्ट्रेंट, एफबीडी और इक्वेशन। सबसे पहला काम टेंशन हमने दे दी, अब अगला है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका है नहीं और कंस्ट्रेंट का कोई मतलब नहीं है। अब एफबीडी की बारी है, तो एफबीडी हम अलग बना लें इसकी। शुरू में अलग बनाने की आदत डालो। सबसे पहले फील्ड और दो कांटेक्ट, करेक्ट है। हमने आपको बताया था एन और एमजी के बीच का एंगल थीटा हो जाता है। आप चाहो तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो एन नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो आप जानते हो किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के भी लिखा जा सकता है। इस एमजी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस होता है, ऐसे करके याद रख सकते हो, कॉस पास बताया भी था पहले। तो mg का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg का cos थीटा, जो इधर वाला हो जाएगा वो हो जाएगा mg का sin थीटा। अब mg का अस्तित्व तो खत्म। देखो बताओ, n को mg cos थीटा बैलेंस कर देगा और t को कौन बैलेंस करेगा? mg sin थीटा। बोलो करेक्ट है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। चलो एक क्वेश्चन और कर डालो। Find capital M for which system can remain at rest. बताओ जल्दी फटाफट। by 2 sin theta sir. हाँ? अरे रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, फटाफट देखो। इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमने टेंशन सब जगह असाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एम, ठीक है, एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट लिखना नहीं है। अब बारी आ रही एफबीडी की, तो इसकी एफबीडी यही बना ली, कैपिटल एम जी, 2t इक्वल्स टू कैपिटल एम जी हो गया। फिर इसके बाद हमने इसकी एफबीडी उठाई, इधर एम जी लगेगा पहले, फिर इधर टेंशन, ऊपर से नॉर्मल, फिर पता है एन और एमजी के बीच का एंगल थीटा होता है। तो टी को अपोज करने के लिए एमजी साइन थीटा केवल आएगा। टी की वैल्यू इधर एमजी साइन थीटा रखी, उठा के यहाँ पुट कर दिया, कैपिटल एम इक्वल्स टू 2m साइन थीटा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड, हमने एक ऐसा स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है, इस स्फीयर में एक धागा सेंटर से बंधा हुआ है, थीटा के एंगल है ऊपर से। अब पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो चलो करो बेटा, बताओ फटाफट कितनी आ रही टेंशन। हाँ शिवी, ठीक है बेटा, बता दिया। T इक्वल्स टू mg साइन थीटा। देखते हैं बेटा, जब ये बता दिया है तो इसके बाद ये बताओ यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही होगी, वो भी बताओ। देखो बेटा, इस स्फीयर को उठाया हमने, सबसे पहले यहां नीचे की तरफ क्या लगेगा आपका mg,
यहां से क्या लगेगा नॉर्मल, यहां से लग रहा होगा टी, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब देखो टी को दो हिस्सों में तोड़ लो चाहो तो, टी कॉस थीटा इधर की तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। अब इस पे कट लगा दो, तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया एम जी, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। और टी का साइन थीटा, टी की वैल्यू अगर हम यहां से उठा के रख दें तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी टेन थीटा। बोलो समझ में आया, हाँ या ना, आया समझ में? यस सर। चलो ठीक, सही था सब लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, चलो इसी जैसा ही एक क्वेश्चन और है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलो बेटा, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहे हैं इस चैप्टर की, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत यूज है पूरे फिजिक्स भर में। ठीक है, हर जगह आपको फोर्सेस मिलते हैं और बिना फोर्सेस के रेजोल्यूशन के, बिना फोर्सेस को सॉल्व करे आपके चैप्टर आगे अच्छे लगते नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, एम है ये क्वेश्चन है, फाइंड n1 एंड n2। जो दोनों दीवारें हैं उनसे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ये बताना है, बोलो। बच्चे ने गुस्से में मैसेज किया, सर आप इग्नोर कर रहे हैं। मैं इग्नोर नहीं कर रहे बेटा, क्लास चल रही है। बच्चे हैं। आ गया? यस सर। चलो देखो, इसमें कुछ नहीं बनाना, टेंशन वेंशन है नहीं, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, तो केवल एफबीडी बनाना है और फोर्स लिखना है। डॉट 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 लाइन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट पता चलता रहे, थोड़ा डायग्राम सही से बन जाए। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, वेट, mg लगा दिया। दूसरा, यहां से पास करेंगे एक नॉर्मल रिएक्शन n1। आप जानते हो n और mg के बीच का एंगल थीटा होता है, थीटा लिख दिया, यही थीटा। ठीक, यहां से कौन सा लगेगा, n2। सवाल वही पुराना, देखा जाना है। इस n1 को कट करके चाहो तो आप यहां लिख सकते हो, वैसे बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट जान जाते हैं, तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। यहां से लिख देते हैं n1 cos थीटा, इधर की तरफ हो जाएगा n1 sin थीटा।
n2 इक्वल्स टू n1 साइन थीटा, हालांकि ये तो पूछी नहीं गई थी। अच्छा ये निकालना है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, n1 cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो n1 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, mg अपॉन cos थीटा। सेम क्वेश्चन था बेटा, डिट्टो वही, ठीक है। तो ये आ गया, यहां उठा के पुट कर दोगे, n2 इक्वल्स टू mg tan थीटा, आ गया था। चलो एक क्वेश्चन और कर जाओ। चलो इसमें भी वही पूछा जा रहा, फाइंड n1 एंड n2। बताओ बताओ, फाइंड n1 एंड n2, बोलो। चलो देखो आ गया होगा, देखें अब हम सवाल को। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसकी एफबीडी बना लें। ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। mg, देखो जो इससे नॉर्मल आएगी उसको बोला हमने n1, और वो mg से कितना एंगल बनाएगी, ये वाला थीटा, ये थीटा कितना है 30 डिग्री। जो ये वाली नॉर्मल आएगी इधर से, वो mg से कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री। अब देखो होशियारी तो हम ये कर सकते हैं कि n1 n2 दोनों को तोड़ेंगे पहले, तो एक नॉर्मल जो तरीका है। दूसरा तरीका ये कि 30 60 हो ही गया तो हम इसी को x मान लें और इसी को y मान लें, तो कोई काम ना कोई दिक्कत, और इसको तोड़ लें। तो इस mg को इधर इधर तोड़ लें, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, ये परपेंडिकुलर पे ही पहले से ही। तो इधर से क्या आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, इधर से आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। इस mg की वैल्यू खत्म। अब n1 क्या आ गया, mg cos 30 डिग्री, और n2 की वैल्यू कितनी आ गई, mg sin 30 डिग्री। बोलो करेक्ट है, समझ में आया? ठीक है, तो एक काम करें फिर आज इतना ही रखें। नेक्स्ट वाली क्लास में हम बताएंगे एक्सेलरेटेड अगर मोशन हो तो कैसे देखेंगे। ठीक है, आज हमने देखा जब रेस्ट पे होगा तो कैसे कैसे चलेगा। अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे अगर एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो किस तरीके से प्रॉब्लम को डील करना होगा। ठीक है बेटा, है ना? तो फिर आज इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, अगली वाली क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।